नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, किसी भी सरकारी विभाग के अंदर, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी की तरह काम करते हैं, ऐसे में समान काम समान वेतन के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। और तो और जिस भी सरकारी विभाग के अंदर काम करते हैं तो वहाँ जो परमानेंट कर्मचारी है उनके लगभग बराबर करते हैं, चाहे अलग अलग पोस्ट क्यों न हो। ऐसे में आपको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये संसद के अंदर सवाल उठाया गया है, जिस पे मोदी सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया इस वीडियो में न केवल आपको बताऊंगा बल्कि उसका कॉपी भी दिखाऊंगा कि कहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं, उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी भी सरकारी विभाग के अंदर काम करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, होता क्या है, जो रेगुलर पोस्ट है उसी के बराबर लगभग लोग काम करते हैं। हालांकि उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर नाम दिया जाता है। और भी कई पोस्ट पे आप लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस विभाग में चाहे जिस भी पोस्ट के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, भले ही काम आपका बराबर हो, लेकिन सैलरी 1/4 से भी कम मिलता है। एक प्यून की जो सैलरी है वो 20 से 25 हजार कम से कम शुरुआत में है। ऐसे में अगर आप सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन देखेंगे तो अभी 28,444 के आसपास है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैंने ही जनहित याचिका लगा करके मांग किया था तो 2017 में बढ़ा था। अगर केंद्र सरकार अपने मर्जी से बढ़ाती तो 5 साल आपका पूरा हो चुका था। 5 साल के बाद यानी कि 2022 में फिर से रिवाइज करते और अभी 26 चल रहा है। तो ऐसे में जो लोग भी ग्रेजुएट है, हाईली स्किल के अंदर काम करते हैं, उनका 40,000 प्लस न्यूनतम वेतन होता। ऐसे में मोदी सरकार के सामने एक सवाल उठता है कि क्या समान काम का समान वेतन आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जुलाई 2026 में अभी संसद के अंदर आप लोगों के लिए सवाल उठाया जाता है, पूछा जाता है कि क्या आपको समान काम का समान वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो किन किन लोगों के लिए, जो राज्य सरकार के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, या केंद्र सरकार के अंदर काम करते हैं, या कोई PSU के अंदर क्यों ना काम करते हैं, पूरे देश के अंदर, कहने का मतलब जो भी सरकारी विभाग है उसके अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं और रेगुलर पोस्ट के बराबर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में जो सवाल उठा है तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, सीधे मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेकर के दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि संसद.in का वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के चेक कीजिएगा। प्रश्न क्रम संख्या 13 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और श्री राम शिरोमणि वर्मा ने पूछा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जवाब दिया है 20 जुलाई 2026 को। मैंने आपको यहाँ पे हिंदी पे दिखाया है, देख सकते हैं 20 जुलाई 2026 को। और ये प्रश्न संख्या 13 है और समान काम के लिए समान वेतन। इन्होंने पूछा है, क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में विगत कुछ वर्षों में की गई नियमित नियुक्तियों की तुलना में संविदात्मक रोजगार, आउटसोर्स और मानदेय आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों के तत्संबंधी विभागवार ब्यौरा क्या है? इसके बाद दूसरा सवाल है, क्या ऐसे कर्मचारी को नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, बाल शिक्षा भत्ता, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, पदोन्नति और सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी अन्य लाभ नहीं दिए जाते हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? और तीसरा सवाल है, क्या सरकार का विचार देश के युवाओं के हित में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर विचार करते हुए, इसे अपनाते हुए उक्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवा लाभ सुनिश्चित करने तथा उन्हें नियमित करने के लिए कोई नई नीति बनाने या मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने का है? और इसका जवाब जो दिया है श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने क से ग तक एक ही जवाब दे दिया है, जो कि इस प्रकार से है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों में मानदेय पर संविदात्मक आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित स्थापना द्वारा उनकी प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विकेंद्रीकृत पद्धति से की जाती है। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में आंकड़े संबंधित स्थापना द्वारा रखे जाते हैं। नियमित कर्मचारी संबंधित स्थापना के विशिष्ट सेवा नियमों और भर्ती नियमों द्वारा
अभिशासित होते हैं, संविधिक उपबंधों के अधीन और अपने अनुबंध के निबंधन तथा शर्तों के तहत कवर किए जाते हैं। कामगारों के हित की रक्षा के लिए सरकार ने श्रम कानूनों को अधिनियमित किया है। केंद्र सरकार ने पिछले 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के संगत उपबंधों को समामेलित, सरलीकृत और युक्तिसंगत बनाकर 4 श्रम संहिताएं तैयार की है, जिसका नाम मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और उपजीविका जन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020। चारों श्रम संहिता दिनांक 21/11/2025 से लागू हो गई है। सभी 4 संहिताओं के अधीन केंद्रीय नियमों को दिनांक 8/5/2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। श्रम संहिताओं में सरकार ने ठेका कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपबंध किए हैं, जिसमें सभी रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमिकरण करना, न्यूनतम मजदूरी का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना, सभी कर्मचारियों को समय पर मजदूरी का भुगतान करना, लैंगिक तटस्थता तथा भर्ती और मजदूरी भुगतान में भेदभाव का निषेध करना शामिल है। महिला कामगारों को उनकी सहमति और सुरक्षा के अधीन रात्रि के दौरान सहित सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी स्थापनाओं में काम करने की अनुमति है। 10 या उससे अधिक कामगारों वाले सभी स्थापनों तथा ऐसे स्थापन जिसमें केवल एक कर्मचारी कार्यरत है तथा वहां खतरनाक तथा जीवन को जोखिम में डालने वाला व्यवसाय किए जाते हैं, ऐसे स्थापनों में उपजीविका जन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों को सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है। नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से जारी कर रोजगार और औपचारीकरण किया गया है और नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान की जानी है। मजदूरी को दोगुनी दर पर ओवरटाइम दिया जाएगा। प्रधान नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य, कार्यदशाएं और मजदूरी इत्यादि से संबंधित ठेका कामगारों की शिकायतों के निवारण हेतु एक समिति गठित की जाएगी तथा 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा किया जाएगा और ईपीएफओ और ईएसआई के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि कैसे केंद्र सरकार की तरफ से गोलमोल जवाब दिया गया। पूछा क्या गया था, बताया क्या गया। उन्होंने इस बात को नकारा भी नहीं और जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि लेबर कोड लागू हुआ है, उसमें हमने ये कानून चेंज किया है। चेंज करने के बाद जो न्यूनतम वेतन है, यानी कि नेशनल मिनिमम वेज, उससे कम किसी को नहीं मिल सकता है, जो ये तय करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी विभाग में अगर आप हमें रख रहे हो तो कम से कम जो नियम है उस विभाग का जो सबसे कम वेतन है, यानी कि प्यून का वेतन है, कम से कम उतना मिलना चाहिए। और बाकी लोग जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप रखते हो, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड एक तय करके एक अलग सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो लोगों को मिलना चाहिए। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप चुप रहिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा तो कभी नहीं होगा। पीछे हमने अपनी कुर्बानी दी, हम इस लड़ाई को लड़े, तभी जा कर के बढ़ा। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, जब उनका काम हो गया तो लोग पीछे से भाग जाते हैं। तो इसी वजह से वहीं का वहीं आपका लड़ाई रुक जाता है। तो आप अगर काम कर रहे हैं तो किसी को तो अपने आगे कीजिए और आपके लिए कम से कम लड़े, और लड़े तो उसको साथ दीजिए, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।